लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी आर्थिक राहत दी गई है उसमें बड़ा ऐलान आज हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधार का रास्ता खोल दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया और इस पॉलिसी के तहत दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जारी रहेगा। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में जहां निजी क्षेत्र होगा वहां कम से कम एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जरूर होगा। सरकार का यह मानना है कि इससे फिजूल खर्च और प्रशासनिक लागत कम हो सकेगी। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अगर हम 5 दिनों की बात कर लें तो इसमें मोटी मोटी कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें अंडरलाइन करना जरूरी है और आज के जो ऐलान है उसकी मुख्य बातें? देखिए, बाकी बातों पर हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है खालिद, वो ये कि सरकार सार्वजनिक उपक्रम जो हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, अब उन्हें प्राइवेटाइज यानी कि उनका निजीकरण करने वाली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। 1991 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गेम चेंजर है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पर राजनीति भी बहुत हावी होने वाली है, क्योंकि जो आधुनिक भारत है, आजाद भारत की जो नींव अगर किसी ने रखी तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रमों ने वो भारत की नींव रखी थी। अब सरकार क्या कह रही है? निजीकरण का मतलब क्या होगा कि जो सरकारी उपक्रम थे, जहां पर सरकार ही उन उपक्रमों को चला रही थी, वो निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। सरकार ये कह रही है कि कुछ क्षेत्रों को वो रणनीतिक मानेंगे, यानी कि स्ट्रेटेजिक मानेंगे, और वहां पर कम से कम एक सरकारी उपक्रम की मौजूदगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वो 4 हो सकते हैं। लेकिन वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया जाएगा, इजाजत मिलेगी। तो ऐसे में क्या आता है? रेल सरकार चलाती है, वो भी अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल जाएगा। तेल, आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं खालिद, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो बीपीसीएल, HPCL, ऑयल इंडिया, ये तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं ये सरकार चलाती है, ये सरकारी उपक्रम है। अब यहां पर भी प्राइवेट प्लेयर्स की मौजूदगी हो जाएगी। आप बसों में ट्रैवल करते हैं तो हरियाणा रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, ये सरकारें चलाती आई हैं, ये भी खुल जाएंगे। जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है वो भी अब निजी उपक्रम चलाएंगे। अब वो रणनीतिक क्षेत्र कौन से होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे जहां सरकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराए रखेगी, ये अभी नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी खेलेंगे। तो हम 2014 में, एक मिनट खालिद, हम 2014 में वापस चले हैं तो सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार का मूल मंत्र, मेरी सरकार का फलसफा होगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और इसी को थैचरिज्म या रीगनिज्म की बात करें, 80s 90s में यह फलसफा चला था। यूके में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, अमेरिका में राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, और वो कहते थे इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है। तो आज 17 तारीख 2020 को सरकार इस ओर साफ इशारा कर रही है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। 17 मई तारीखी
दिन हो सकता है, इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि इससे फिजूल खर्ची कम होगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और आप इसका असर क्या पड़ने वाला है? इसका असर देखिए, राजनीतिक जंग छिड़ने वाली है। मैं आज 1 बजे ये बात आपको कह रहा हूं। अभी देखिएगा, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, विपक्ष हमलावर होगा, सूट बूट की सरकार वाला तंज फिर से आने लगेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होने लगेगी कि कुछ घरानों को फायदा उठाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। हालांकि ये सरकार का जो कदम है ये बहुत जरूरी भी है अपने आप में। आज की तारीख में सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर आप सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश जो ये शब्द है, और सरकार विनिवेश लगातार करना चाह रही थी लेकिन उतनी रकम नहीं उठा पा रही थी, विनिवेश के लिए पैसा नहीं था। तो अब नीलामी होगी इन सार्वजनिक उपक्रमों की, तो पैसा भी आएगा, लेकिन पैसा कितना आएगा? आज की तारीख में कॉर्पोरेट इंडिया के पास पैसा नहीं है, वो खुद बेल आउट पैकेज की दरकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईजिंग डाउन होगी, जैसे जैसे लिक्विडिटी फ्लो और बढ़ेगी, और अब ये तय है कि सार्वजनिक उपक्रम वो प्राइवेटाइज होंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने के लिए एक बड़ा जरिया होगा। और जहां तक मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जयराम रमेश ने तो पहला तीर चला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम जिन्होंने भारत की नींव रखी, अब उन्हें शमशान घाट भेजा जा रहा है, उन्हें शमशान घाट भेजा जा रहा है। अभी जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, 20 तारीख को बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस से एफिलिएटेड है, वो एक प्रदर्शन करने वाला है जो लेबर लॉज में बदलाव किए गए हैं। और अब सार्वजनिक क्षेत्र में जो बदलाव होंगे, इस बाबत भी मैं लिख के दे सकता हूं खालिद, कि जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजदूर संगठन हैं, वो हमलावर होंगे, सड़क पर उतरेंगे, और साथ ही साथ विपक्ष भी हमलावर होगा। बिल्कुल। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया होती है, क्या असर होते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कुछ अहम ऐलान है, 5 दिनों से लगातार ऐलान हो रहे थे और ये सबसे बड़े ऐलान माने जा रहे हैं कि आज 5वें दिन किए गए। क्या कुछ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहां से प्रवासी मजदूर वापस गए, उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। पीएम ई विद्या प्रोग्राम, जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो 1 क्लास 1 चैनल, ये भी हम 1ली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये 2 नए प्रोग्राम। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन है या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा, ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए।
और वहीं इन सब के बीच मजदूरों से राहुल गांधी के मिलने पर निर्मला सीतारमण ने निशाना साधा है और राहुल ने मजदूरों का समय बर्बाद किया। निर्मला सीतारमण ने यह कहा, दरअसल राहुल गांधी ने कल पैदल जा रहे कुछ मजदूरों से मुलाकात की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल को मजदूरों के साथ पैदल जाना चाहिए था। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? को आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? तो अभय दुबे इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आप क्या कहेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि राहुल जी ने वक्त बर्बाद कर दिया। ऐसे समय में उनको उनके साथ चलना चाहिए था, उनका लगेज कैरी करना चाहिए था, बच्चों को गोद में ले जाना चाहिए था, लेकिन वो बैठ करके बात क्यों कर रहे हैं? आपका रिएक्शन? देखिए, वो कह रही हैं कि ड्रामेबाज है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो करोड़ों बेबस लाचार मजदूर सड़कों पर हैं, पीड़ा में हैं, अपना दम तोड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्रामेबाजी ही है। अन्यथा वो मदद करते इन मजदूरों की। राहुल जी ने न सिर्फ बात की, राहुल जी ने पहले ही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि सरकार पर दबाव बनाए। तो ये दबाव बनाने का एक तरीका मदद के लिए आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री से, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्यों नहीं कहती ट्रेन के लिए? राज्य सरकार अगर 30 ट्रेनें मांगती हैं तो आधी मुहैया कराती है, 15-17 ट्रेनें मुहैया कराती, जिसके प्रमाण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिए, जिसके प्रमाण अशोक गहलोत जी ने दिए। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आपने प्रभावी किया है इस पैंडेमिक में, तो उसका सेक्शन 62 जिसमें रोज नोटिफिकेशन आप इशू कर रहे हैं, जिसमें राज्यों के सारे अधिकार खत्म करके आप नोटिफिकेशंस दे रहे हैं, तो क्या यह आपका दायित्व नहीं था कि किसी राज्य की मंजूरी की आवश्यकता ही नहीं? आप जिस गंतव्य तक चाहे ट्रेन जा सकती है, और जो एयर कंडीशन ट्रेन चलाई जा रही है उसकी अनुमति किसी राज्य से नहीं ली गई है। तो ये संवेदनहीन सरकार है। अगर मजदूरों की, सच में श्रमिकों की मदद करना चाहती, किसानों की मदद करना चाहती, तो राहुल जी ने कहा कि उस योजना को जो चाहे नाम दीजिए, आप अपनी प्रशंसा कीजिए, मगर न्याय उन लोगों को दीजिए, क्योंकि आज उनके जब क्रय शक्ति नहीं होगी हिंदुस्तान के पास, जब डिमांड नहीं होगी, तो कैसे उद्योग चलेंगे? क्या फायदा वो 3 लाख करोड़ फिक्की और CII कह रहे थे कि इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, आपने उनको इंटरेस्ट वही 8%, तो कुल मिलाकर के उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश और उसका एक का कदम था आपकी तरफ से, कहा यह जा रहा है, लेकिन उस पर यह रिएक्शन आया। ठीक है अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को सुना। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? को आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या?
तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी ने कल दरअसल कुछ मजदूरों से रास्ते में मुलाकात की थी, उनसे काफी देर तक बातचीत की थी। उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मजदूरों का राहुल गांधी ने वक्त बर्बाद किया। ऐसे समय में इस तरीके से जो दुख की घड़ी में मजदूर जा रहे हैं उनसे बैठकर बात नहीं करनी चाहिए थी। काफी तल्ख लहजे में निर्मला सीतारमण की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। निर्मला सीतारमण ने यहां तक कहा कि उनके साथ चलना चाहिए था, उनका लगेज उठाना चाहिए था, बच्चों को गोद में लेना चाहिए था, इस तरह से बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, यानी कि लॉकडाउन 4 का ऐलान महाराष्ट्र में कर दिया गया है। यानी कि आज पूरे देश भर में जो लॉकडाउन खत्म होने का आखिरी दिन है, तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है। कल से चौथे लॉकडाउन की क्या नियम कायदे कानून होंगे ये बताया जा रहा है, लेकिन अब पंजाब के बाद महाराष्ट्र ने भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें क्या शर्तें हैं, क्या छूट दी गई है, क्या रियायतें दी गई हैं, इसकी अभी जानकारी आने बाकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो कंटेनमेंट एरिया है और खासतौर पर जो रेड जोन एरिया है वहां पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जगहों पर खासतौर पर ग्रीन जोन में काफी छूट दी जा सकती है। वहां पर सीमित तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी छूट दी जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई तक के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले ही पंजाब सरकार ने भी 31 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। सचिन परब मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, किस तरह का ये लॉकडाउन है? क्या अभी तक जो लॉकडाउन थे उसी नियम के तहत आगे बढ़ाया गया या फिर कुछ छूट भी है? देखिए, नियमों की छूट की तो हालांकि ऑर्डर्स में ज्यादा विस्तार में बातें नहीं कही गई है, लेकिन नियमों में 2 दिन से जो लगातार मीटिंग्स हो रही है उसको लेते हुए ये बात तय मानी जा रही है कि नियमों में कुछ रियायतें दी जाएगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा और दुकानें जो है वो अंशतः खुली रहेगी। जो सरकारी आस्थापनाएं हैं उनमें जो लोगों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन कुछ नियमों में रियायतें दी जाएगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन और रेड जोन जो है उसमें किसी तरह के ज्यादा बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नए सिरे से कुछ चीजें परिभाषित की जाएगी, वो होने की संभावना बहुत जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने 31 मई के आधी रात तक, मिडनाइट तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का निर्णय ले लिया है। थोड़ी दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि मुझे 31 मई से पहले इस पूरी कोरोना से महाराष्ट्र को मुक्त करना है, तो उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है इन सब में क्या एविएशन को लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही कि क्या, क्योंकि फ्लाइट्स चलाए जाने की बात भी कही जा रही है लॉकडाउन 4 में, या फिर जो खास तौर पर रेड जोन एरिया है या कंटेनमेंट एरियाज हैं वहां पर सख्ती रख करके बाकी जगहों पर कुछ ढील दी जा सकती है? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जो रेड जोन एरियाज है और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती बरती जाएगी और बाकी जो एरियाज है उसमें जो है थोड़ी सी जा सके थे दुकानें और बाकी सरकारी आस्थापनाओं की बात अगर कहें तो सरकारी आस्थापनाओं में जहां 50% कर्मचारी और अधिकारी आ रहे थे वहां 75% आ सकते हैं, यानी जितना पहले आ रहे थे उससे ज्यादा आ सकते हैं। दुकानें खुल सकती है लेकिन दुकानों के लिए भी वो दिन दिए गए, दिन मुकर्रर किए गए। उन्हीं दिनों में वो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान है वो फलाना दिन पर जारी रहेगी, बाकी कुछ दुकानें वो अलग दिनों पर जारी रहेगी। तो लेकिन ये सब रियायतें हैं वो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में दी नहीं जाएगी फिलहाल, जब तक कोरोना का खतरा कम होता नजर नहीं आ रहा। तो सचिन, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।